नमस्कार साथियों। मेरा नाम तो वैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, राम गोपाल जाट, और मैं आपका ही साथी हूँ। पत्रकारिता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह से अटैक शासन और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और आवाज़ को, कलम को दबाने के लिए जिस तरह की साजिशें लगातार चल रही है, न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान से बाहर भी देश भर में, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे अनजान हैं या कोई पहली बार मेरे साथ हुआ है। इससे पहले भी हुआ है, हमारी यहीं राजस्थान में कुछ दिनों पहले हरीश गुप्ता जी के साथ हुआ था, फिर उससे पहले रोहित जी के साथ हुआ था, और कुछ और मामले हो रहे हैं। आप लोगों ने साथ दिया, तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। बाकी जिनको कोऑपरेट करना चाहिए था, उन्होंने संभवतः उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। जिस तरह से वकील और डॉक्टर यूनाइटेड हैं, एक दूसरे से साथ खड़े रहते हैं हमेशा, दिन रात 24 घंटे, जब भी उनके साथ कोई समस्या होती है, और उसका समाधान वो सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर करवाते हैं। हम इस तरह से यूनाइट नहीं हैं, और उसका परिणाम ये है कि आए दिन किसी न किसी के द्वारा पत्रकारिता को दबाने के लिए, कलम को झुकाने के लिए प्रयास होते रहते हैं। मेरे साथ जो पुलिस ने किया, वो किसके इशारे पे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ की अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक डोमेन में है, जिसका जीवन सार्वजनिक है, जो सब कुछ पत्रकारिता करता है, डिजिटल सब चीज़ सबको दिखती हैं, अंधेरे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी बोलता हूँ, वो सब कुछ सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। किन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने जो किया, और पुलिस का जो रवैया है, वो एक पत्रकार के साथ किस तरह का होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था। जिस तरह का पुलिस ने काम किया, वो एक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। संभवतः टेररिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता, उसके भी मानवाधिकार होते हैं, लेकिन मेरे कोई मानवाधिकार पुलिस को दिखाई नहीं देते हैं। 19 फरवरी को सुबह करीब 5:45 बजे की बात है। मैं सो रहा था और मुझे उठाया घर वालों ने कि कोई आए हैं। जैसे मैं उठा, देखा तो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग, जो वर्दी में नहीं थे, इसलिए लोग ही बोलूँगा मैं, पुलिस वाले नहीं थे वो। जैसे मैं उठा, उठते ही मेरे को पकड़ लिया, चलो आप। मैंने पूछा कहाँ चलना है? बोला थाने चलना है। मैंने कहा थाने में क्यों चलना है? कोई नोटिस, कोई कुछ तो होगा, किस वजह से? बोला नहीं, वहीं थाने में आपको बताएंगे सब कुछ। मैंने कहा मुंह धो लेने दो। बोला नहीं नहीं, वहीं धोना, तेरा मुंह वहीं धुलाएंगे हम। चप्पल भी नहीं पहनने दी मेरे को, और पकड़ के ले गए। मेरे बेडरूम तक पहुँचे, और परिजनों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। उन्होंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो किसी को कुछ नहीं बताया गया। घर से 1 किलोमीटर तक मेरे को पैदल ले जाया गया। उसके बाद 3-4 गाड़ियाँ आई, जो अलग अलग लोकेशंस पे मेरे गांव के, मेरे घर के दूर दूर तक खड़ी हुई थी। उनको बुलाया उन्होंने फ़ोन करके, तो 4 या 5 गाड़ी थी संभवतः। वो आई, फिर वहाँ पे मेन रोड से 1 किलोमीटर दूर से गाड़ी में बिठाया। वहाँ से जो रास्ता सीधा थाने जाता है, वहाँ नहीं ले जाया गया, बल्कि दूसरे रास्ते से ले जाया गया। ये डराने का प्रयास किया, और क्योंकि मैं भी डरा, पुलिस थी नहीं, मुझे पता नहीं है पुलिस की है किसकी गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कोई आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाया नहीं, वर्दी पहनी हुई नहीं थी। मुझे लगा कि कोई गुंडे भी हो सकते हैं, और डर लगना एक सामान्य सी बात है। एक व्यक्ति और उसके साथ 10-15 लोग अगर मुस्टंडे खड़े हों तो डर तो लगेगा ही। खैर, उन्होंने सदर थाने ले गए। वहाँ पे 2 मिनट में मेरा नाम लिखा, और फिर एक प्राइवेट गाड़ी से, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई, और प्राइवेट गाड़ी से 4 जने मेरे साथ बैठे, मेरे को बिठाया, और गाड़ी में बदतमीजी करते हुए, गाली गलौज करते हुए कमिश्नरेट ले आए। वहाँ पे साइबर थाने में मेरे को ऊपर ले गया, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था शॉर्ट में और टी-शर्ट में। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का एसीपी हूँ, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी, और आपके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई है वो मुझे करनी है। मैं बैठ गया, ठीक है। उन्होंने मोबाइल मेरा घर पे ही छीन लिया था, मोबाइल हाथ ही नहीं लगाने दिया।
मैंने कहा इन्फॉर्म कर देता हूँ घर पे। बोला नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं दे सकते। फिर उन्होंने मोबाइल को खंगालना शुरू कर दिया, उसका पूरा डेटा था वो एक्सेस कर लिया। मैंने पासवर्ड बताने से मना किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप नहीं बताओगे तो हम खोल लेंगे इसको और आपके साथ मारपीट की जाएगी, फालतू बेवजह इशू बनेगा, वो आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है, मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छिपी हुई हो या मेरे को छिपाने की ज़रूरत हो। मैंने उनको दे दिया, उन्होंने मोबाइल खोल लिया। उसके बाद मेरा जो मेल आईडी है, मेरा पेमेंट ऐप्स हैं, इसके अलावा फेसबुक है, एप्पल आईडी है, वो सब कुछ उन्होंने खोला और पूरा डेटा करीब 700 से ज़्यादा जीबी का डेटा था। उस सारे डेटा को वो कथित जो चंद्र प्रकाश एसीपी जिन्होंने नाम बताया था, तब मैं कंफर्म नहीं था क्योंकि वो तब तक भी शॉर्ट और टी शर्ट में थे, न उन्होंने आईडी कार्ड दिखाया, इसलिए तब तक वो मेरे लिए कथित ही थी। उन्होंने अपने मोबाइल में ले लिया, उसको अपने निजी लैपटॉप में लिया, कंप्यूटर में डाला। 3-4 और उनके साथी थे, उनके भी मोबाइल में डाला। मैंने कहा कि मेरे इसमें प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब कुछ हैं और किसी के साथ किसी तरह कोई दिक्कत हो सकती है, आपको कुछ भी चाहिए तो मैं मोबाइल से आपको निकाल के दे देता हूँ, जो भी आप बोलोगे। लेकिन उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया और उसको खंगालते रहे। दोपहर में करीब 3 बजे बाद मुझे सुबह 6 बजे घर से उठाया, बिस्तर से उठाया। दोपहर में 3 बजे के आसपास मेरे को भोजन दिया गया ढाबे से मंगवा कर। उससे पहले मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, तबीयत खराब है, मेरी दवाई चल रही है और मुझे दवाई लेना जरूरी है, जुकाम हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ नहीं दिया। खाना देने के बाद फिर बिठा दिया। घर वालों से बात करने के लिए नहीं कहा, घर वालों को पता भी नहीं था। वो कभी किस थाने पूछ रहे, कभी कहाँ पूछ रहे, कभी किसी तरह। रात को करीब 9 बजे के आसपास या 8:45 बजे होंगे करीब, तब उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। उससे पहले 2 बजे के लगभग, दोपहर में 2 बजे के आसपास मेरे से एक कागज़ पे साइन करवाया, बोला ये नोटिस है। पढ़ने नहीं दिया मेरे को, ये नहीं कहा कि आप पढ़ सकते। मैंने कहा इसको पढ़ने तो दीजिए, क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में नोटिस है। तो उन्होंने कहा इस पर साइन कर दे चुपचाप, तेरा भला चाहता है। तो शाम को 8:45 बजे के आसपास बोले कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है और आप गिरफ्तार हो। फिर उसी वक्त मेरे घर वाले गए थे भोजन लेकर, उनको कहीं से पता चला होगा। घर वालों से केवल 1 मिनट बात करने दी, सिर्फ 1 मिनट, मिलने ही नहीं दिया। फिर SMS हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मेडिकल करवाया। मेडिकल में कुछ पूछा नहीं, कुछ बात नहीं हुई। मेडिकल कैसा होता है, मैंने तो पहली बार देखा है कि आरोपी का इस तरह से मेडिकल करवाते हैं। तो मैं तो ये SMS अस्पताल की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठाता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कोई आया है, उसके बारे में कुछ पूछना ही नहीं, उसके कहाँ चोट लगी है, नहीं लगी है, कुछ नहीं है। उन्होंने भी एक साइन करवा के मेडिकल निकाल के उनको दे दिया, ले जाओ। तो मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बोला आपातकालीन इकाई है, वहाँ पे मुझे दिखा लीजिए एक बार, मेरे पास दवा नहीं है, क्योंकि दवा घर रह गई थी और पूरे दिन से मैंने दवाई नहीं ली थी, जुकाम की बुखार हो गई थी मेरे को उस वक्त। वहाँ से दवाई ली, फिर चले गए वापस। जाने के बाद में रात को मेरे को थाने में उन्होंने बोल दिया कि आप यहीं पे सोओगे। 4 लोग ड्यूटी पे लगा दिए। दूसरे दिन सुबह के वक्त घर वाले गए, लेकिन उनको किसी को नहीं मिलने दिया गया। आप में से भी कुछ साथी गए, कोई देख के आ गए। 1 या 2 जनों को कहा, बहुत सारे लोगों को ये कह दिया कि इस थाने में है ही नहीं, विधायकपुरी में है, कभी बोला कभी कहाँ है। और करीब 3:50 पर कोर्ट के लिए रवाना हुए। 4:15 बजे कोर्ट पहुँचे। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से जेसी हुई। तो जैसे ही वहाँ मेरे परिजन थे, जेसी हुई तो परिजनों को 1 सेकंड भी नहीं मिलने दिया मेरे को। जैसे ही उधर से ऑर्डर हुआ, तुरंत गाड़ी में बिठाया, उठाया और गाड़ी बहुत तेज भगाई। एसीपी ने बार बार ड्राइवर को कहा कि इस गाड़ी को फटाफट जेसी पहुंचाना है, इसको जल्दी से जल्दी जेसी डालना है और कुछ नहीं है। जैसे उसका कोई टारगेट था, कोई टारगेट, क्योंकि पहले दिन जो हो रहा था उस दौरान की मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। दिन में जिस दिन मेरे को पकड़ा था, उस दिन के बाद, उस दिन संभवतः वो व्यक्ति एसीपी चंद्र प्रकाश चौधरी कहीं से निर्देशित हो रहे थे या निर्देशित पहले से थे। इस तरह की गतिविधियां मेरे को लग रही थी। वो फोन पे भी बात कर रहे थे, जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा था। उस दौरान उनका प्रेशर ये था कि आप जिसके इशारे पे भी लिखते हो, करते हो, वही लोग आपको फंसा रहे हैं। उन्होंने जाति सूचक बाकायदा खुलेआम ये चीज़ें मेरे को कही। बोला मुख्यमंत्री है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी खुद जाट है। उन्होंने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि हम जाट हैं, हमारे को ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं, ये मुट्ठीभर लोग हैं,
हम इतने हैं फिर भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। मुख्यमंत्री को भी गालियाँ निकाली बाकायदा। तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं। और ये भी कहा कि आप जिन लोगों के इशारे पर सीएमओ में जिन लोगों के इशारे पर ये सब कुछ लिख रहे हो, उन लोगों का नाम ले लो आप, मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ चाहो तो, शाम तक का समय है। चूँकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो लिखता हूँ अपने हिसाब से लिखता हूँ, अपनी ईमानदारी से लिखता हूँ, सत्यनिष्ठा से लिखता हूँ। किसी कहने पर किसी तरह के लालच में आज तक कभी न आया हूँ न आगे आऊँगा। आप में से अधिकांश लोग इस चीज़ को जानते भी हैं। अनेक तरह के प्रेशर उन्होंने बनाए मेरे ऊपर और बार बार ये कोशिश की 3-4 और लोगों के नाम। बोला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो साला है प्रमोद शर्मा, उसको मैंने पहले गिरफ्तार किया था और उसको दोबारा से गिरफ्तार करूंगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। इसके अलावा आईपीएस है, सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन, उनके बारे में कहा कि अभी उसको और गिरफ्तार करूंगा। कुछ पत्रकारों के भी नाम लिए जिनमें अवधेश पारीक है, बोला इनको भी गिरफ्तार करूंगा, अभी छोड़ूंगा नहीं इनको सबको जेल में डालूंगा। इस तरह की चीज़ें वो लगातार कहते रहे। स्पेशली उनका जो टारगेट था, मुझे ऐसा लगा कि वो पूरे मुद्दे को सीएमओ की तरफ डालना चाह रहे थे, ब्राह्मणों की तरफ डालना चाह रहे थे। बार बार उन्होंने इस चीज़ को इंगित किया कि हम जाट हैं और ब्राह्मणों के कहने में हमें नहीं आना चाहिए, ये ब्राह्मण लोग हमें यूज लेते हैं। और बोला उन लोगों के आप नाम ले लीजिए, आप नाम लेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बार बार गाली दी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था वहाँ पर, न मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। जो भी है उनके पास है, सीसीटीवीज वहाँ पे शायद है नहीं तो, और होंगे भी तो वो डिलीट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने इस चीज़ का विरोध भी किया, एक बार टोका भी उनको कि देखो जी मैं पत्रकार हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, जाति से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। और जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी हैं, वो शर्मा हो, जाट हो या कोई दूसरी कास्ट के हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री हैं हमारे चुने हुए। और इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जाति से आता हूँ, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ। केवल मैंने इतना ही कहा, उन्होंने उस चीज़ पे कभी ये नहीं कहा। और उसी दौरान उसी दिन अलग अलग टाइम पर 5, 6, 7 कागज़ों पे, अलग अलग खाली कागज़ों पे मेरे हस्ताक्षर करवाए। मैंने इनकार किया, मना किया, तो बोले कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ मारपीट होगी। मैंने शुरू में आपको बोल दिया है, आप डैमेज होंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और मैं तो ऐसे ही मारता पीटता हूँ, पहले भी मैंने तो मारा पीटा है, प्रमोद शर्मा को भी मारा पीटा है। जिसको पकड़ता हूँ मैं तो मारपीट करता हूँ, मैं तो चंबल के डकैतों को पकड़ता हूँ, मैं तो वहाँ से धौलपुर से पकड़ लाया हूँ, मैं तो ये कर दिया हूँ। ये तमाम चीज़ें वो उन्होंने कही। दूसरे दिन जब उनको पता चला कि वकील मेरे घर वालों ने कर लिया है, जब मेरे हस्ताक्षर करवाने के लिए वहाँ पे आए, तो नाम पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे वकील जो अजय कुमार जैन है, सीनियर एडवोकेट AK जैन, उनको भी गालियाँ निकाली और ये कहा कि इसकी कोर्ट में मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, इसको वो कर दूंगा, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें कही, जिसका मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अगर मैं कहूँगा तो एक लंबा समय है, क्योंकि ये 2 दिन की कहानी है तो इतना जल्दी बताया भी नहीं जा सकता है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने ये कहा कि आज का ये एक मुकदमा नहीं है, इसके बाद भी मुकदमे तेरे खिलाफ होंगे, अलग अलग थानों से मुकदमे करवाऊंगा, इसके बाद भी तू जेल से छूट के आएगा, उसके बाद भी तेरे को गिरफ्तार करूंगा और तेरी जिंदगी नरक कर दूंगा मैंने पूछा कि इसमें कोई बात, कोई कारण होगा, आखिर किस वजह से मेरे साथ ऐसा। तो उन्होंने बोला कि आप सीएमओ के इशारे पर या सीएमओ में बैठे हुए लोगों के इशारे पर लिखते हो। मैंने कहा जी मैं तो जो लिखता हूँ वो सिस्टम और जो भी समस्या है उसके हिसाब से लिखता हूँ, और जो लिखा है वो सार्वजनिक पड़ा हुआ है, सारी दुनिया जानती है, देखती है। दूसरे दिन मेरे को पता चला कि किस मामले में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, उस वीडियो को, चित्तौड़गढ़ का वीडियो आपने देखा होगा, एक प्रिंसिपल है स्कूल के और महिला शिक्षक हैं, उनका कोई वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को खबर जब दूसरे दिन छप गई थी, उसके बाद उस खबर की कटिंग के साथ मैंने उस वीडियो ट्विटर पे अपलोड किया था। और परसों के रोज तक की स्थिति यह है कि वो ये वीडियो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाल रखा है। कार्रवाई सिर्फ मेरे एक के खिलाफ हुई है, मुकदमा सिर्फ मेरे एक के खिलाफ हुआ है। मेरे को भी ये पता है, आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टारगेटेड है और इसके पीछे कोई ऐसा पॉलिटिकल या किसी तरह का मोटिवेशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और
ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये चीज़ें तो, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं भी अपने हिसाब से करूँगा ही, लेकिन जहाँ से वो निर्देशित हो रहे थे मुझे लग रहा है कोई ऐसी कोई बड़ी हस्ती है, या तो कोई पॉलिटिशियन है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कौन है, इस चीज़ के बारे में पता करना अभी बाकी है। जब मेरे को कोर्ट से जेसी के लिए ले गए तो मेरे को रास्ते में मुझे मेरे वकील ए के जैन और दूसरे वकील जो महासचिव हैं राजकुमार शर्मा, उनको गालियां निकाली, मुझे खूब गालियां निकाली, माँ बहन की गालियां निकाली, डराने का प्रयास किया, और ये भी कहा कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को एक्सीडेंट करके मारा है, वैसे हमारी भी गाड़ी पलट सकती है, आप ऐसा मत सोचो कि हम आपको पलट नहीं सकते। जल्दी से जल्दी एसी वहाँ जेसी ले गए। मेन गेट पर जैसे ही घुसे तो बाकी लोगों उसी जो साथी थे उनको कहा कि फोटो खींचो जी मेरा पीछे से, मैडम को भेजना है और मुझे भी सोशल मीडिया पे डालना है। मैडम कौन है मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि न तो मैंने पूछा न उन्होंने इससे पहले शब्द लिया। ये मेरा सवाल ये है कि क्या उस वीडियो के ऊपर, उस खबर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है कि यदि उस वीडियो के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर 1 करोड़ और लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मुझ पे ही क्यों हो रही है? मेरा सवाल यह है कि क्या एक पत्रकार को, एक सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह से आतंकवादी की तरह घर से अचानक उठाना, बिना वजह, बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी उठाना, ये उचित है? मैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जो लोग हैं पुलिस में, जिस तरह की गतिविधि इन्होंने की है, जो कार्रवाई की है, उसको लेकर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे तो सहयोग करने वाले और भी मिल सकते हैं, आपके जैसे लोग, समाज में भी नाम है छोटा मोटा, तो वो भी सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो, जब कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं हो, तो उसको तो ये ऐसे लोग मार के पटक भी सकते हैं, कहीं पर उसकी हत्या भी कर सकते हैं, कहीं ले जा भी सकते हैं, उसका अपहरण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि आप ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करें। और दूसरी बात यह है कि पत्रकारों को, आपको भी निवेदन मेरा है, इसके अलावा सरकार को भी है, क्योंकि उस टाइम सरकार ने वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम लाएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक नहीं आया है। पत्रकार सुरक्षा कानून भी आना चाहिए, इसके साथ में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित भी होनी चाहिए। एक पत्रकार स्वतंत्र भी हो सकता है, किसी संस्थान के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहा है, वो अपनी कलम से कर रहा है, अपनी आवाज़ से कर रहा है, किसी भी तरह से जो कर रहा है, उसको इस तरह से दबाना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग कहते हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये लोग पत्रकारिता को चौथा स्तंभ एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है उसके द्वारा, पुलिस के द्वारा दमन चक्कर चलाया जा रहा है। अगर चौथा स्तंभ है तो इस तरह से स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, तो क्या 3 स्तंभ जो बचे हुए हैं वो खड़े रह पाएंगे? ये चीज भी सोचने का विषय है। आप सब पत्रकारों से मेरा निवेदन ये है कि आप में से बहुत सारों ने मदद करने का प्रयास किया होगा, कुछ ने आवाज भी उठाई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी। फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को यूनाइट होना चाहिए। हमें एडवोकेट्स की तरह, डॉक्टर्स की तरह, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तोड़ के भी पटक सकते हैं, मार भी सकते हैं। इनके गुंडे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सब तरह की व्यवस्था है, हम केवल पुलिस नहीं है, हमारे पास गुंडे भी हैं, हम दूसरी व्यवस्था भी रखते हैं। और जो धमकियां दी है उसके बाद ये तय है कि वो या तो मेरे खिलाफ या मेरे परिजनों के खिलाफ, किसी के खिलाफ कभी न कभी कोई न कोई कार्रवाई ये करेंगे, मारपीट करेंगे या मुकदमे करेंगे, जो भी करेंगे। तो मेरी डिमांड सरकार से ये है कि एक तो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सभी पत्रकारों की, केवल मेरी नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस बात की इन्वेस्टिगेशन एक स्वतंत्र व्यक्ति से या कोई न्यायिक व्यक्ति से जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों किया गया है, किसके इशारे पे किया गया है, एसीपी चंद्र प्रकाश चौधरी के पीछे कौन बैठा है, उसकी जो मंडली है, संजय कुमार है, ये जो लोग हैं, जिस संजय कुमार हेड कांस्टेबल के नाम से उसने मुकदमा दर्ज करवाया है, इन लोगों के पीछे कौन है और इनकी मंशा क्या है, क्या ये चाहते थे? क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से, मुख्यमंत्री के घर की तरफ से, जबकि मेरा
मुख्यमंत्री के न तो कार्यालय की तरफ से कोई संपर्क है, न कोई घर से संपर्क है। जो पीआरओज हैं वो सबके साथ संपर्क होते हैं, वैसे ही संपर्क मेरे हैं। किसी से कोई व्यक्तिगत स्पेशली न तो किसी से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है। जो खबरें मैं लिखता हूँ वो अपने मन और विचार के हिसाब से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से लिखने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि कभी छोटी मोटी कोई गलती शब्दों से हो जाए मेरी, लेकिन मैंने न कभी किसी को टारगेट किया है, न कभी किसी पॉलिटिशियन को किया है, न अधिकारी को किया है, न किसी अन्य व्यक्ति को किया है, न आगे करूंगा। ये इतना है। सरकार सुरक्षा दे, मुझे भी दे, मेरे परिवार को भी दे, बाकी पत्रकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये मेरा कहना है। धन्यवाद।